प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ में ये पढ़ा था कि मगध एम्पायर जो था उसका कैसे इमरजेंस हुआ, कैसे वो बना। तो 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल था वो मगध था। तो मगध के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। अब हम जो है एंशियंट हिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक पहले थोड़ा सा फिगर बना दूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा देश इंडिया है और इंडिया के पास में ही ये पाकिस्तान पहले इंडिया का हिस्सा था। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये पहले भारत कुछ ऐसा था जिस समय की ये बात हो रही है। आप जानते हो डायरेक्शंस की आपको जानकारी होगी, दिशाओं की। ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जाहिर सी बात है कि बीच वाला जो सेक्शन होगा यानी कि ये वाला सेक्शन आप देखोगे कि कौन सा सेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है ना, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत इसको हम कह सकते हैं। उसी टाइम पर कंटेम्प्रेरी ही अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पर पास में यूरोप का एक देश था जिसका नाम था ग्रीस। ग्रीस को आप लोग जनरली यूनान के नाम से जानते हैं और यूनान को जो है ये कहाँ पर पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप में। ठीक है ना, यूनान के ही पास में आप थोड़े से पास जाओगे तो डेरियस का साम्राज्य था जिसको हम पर्सिया या फारस कहते थे। उसको हम बाद में जो समझेंगे, पहले हम इसको बेसिकली समझते हैं। इस यूनान में देखिए, वैसे क्लास आपको जानते हो यूपीएसआई लेवल की है, एसएससी टाइप के लिए एग्ज़ाम के लिए है ये। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आ जाएंगे, केवल उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी छोटे का भी कुछ नहीं, इस बात की भी हम जो यहाँ पर गारंटी लेते हैं आपसे। देखते हैं यहाँ पर कि जो ग्रीस देश था, ये इस ग्रीस देश में एक शासक था जिसका नाम था फिलिप। फिलिप एक शासक था। तो जो ये फिलिप था, फिलिप का ही बेटा था बाद में जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, अलेक्जेंडर। आपने सुना होगा इसके बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको बोलते हैं या सिकंदर महान इसको बोलते हैं। देखिए, इसको महान बोलने का कारण क्या था। इसको महान इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका एक उद्देश्य था, एक ऑब्जेक्टिव था इसके पास में कि ये वर्ल्ड विक्ट्री चाहता था, यानी कि विश्व विजय का इसका जो सपना था, यह विश्व को विजय करना चाहता था। इसलिए इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और जितने भी इसने युद्ध लड़े लगभग आप देखोगे कि मैक्सिमम इसने युद्ध सभी के सभी जीते ही थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो था इसका ध्यान गया भारत की साइड में। अब भारत की तरफ इसका ध्यान क्यों गया? भारत की तरफ इसका ध्यान इसलिए गया क्योंकि भारत में उस समय आप देखोगे कि एक साम्राज्य बना था यहाँ पर नया नया, जिसका नाम क्या था, मगध साम्राज्य। जहाँ का शासक कौन था, ये पेपर में सवाल आ सकता है। शासक था यहाँ का धनानंद। ठीक है ना, नंद वंश का था ये। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं पिछले वाली वीडियो में अपनी। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था पुरु। ये भी ध्यान रखना है, एक राज्य था जिसका नाम था पुरु। पुरु किस क्षेत्र में पड़ रहा था? आपको 16 महाजनपद में याद होगा कि जो गांधार का क्षेत्र था, याद है आप लोगों को, जो गांधार का क्षेत्र था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी मौजूद था, यूनिवर्सिटी मौजूद थी। तो उसी के ही पास में पड़ता था पुरु, और पुरु का जो शासक था उसका नाम था पोरस। ये भी ध्यान रखना है, क्या नाम था उसका? पोरस। ये जो पुरु, जो ये यहाँ पर एक राज्य था, अगर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि उसका बैंक कौन सी रिवर के बैंक पे था वो, यानी कौन सी नदी के किनारे पर था, तो नदी का नाम था झेलम। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको फिलहाल बीच बीच में ब्लर हो रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मैनेज कर सकते हो। झेलम नदी आप जानते ही होंगे, ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका ऋग्वेदिक नाम भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो झेलम का नाम था वितास्ता। झेलम का नाम क्या था? वितास्ता, जिसके बारे में चर्चा की गई है आपके ऋग्वेद में भी। ठीक है, तो वितास्ता नदी के किनारे पड़ता था यहाँ पर पुरु। अब मैंने इसकी बातें क्यों की? क्योंकि जो सिकंदर था, इसका जो सपना था विश्व को विजय करने का, वर्ल्ड विक्ट्री करने का, इसने भारत पर अपने आक्रमण की जो शुरुआत की, जो इसने इन्वेजन किया बीच में। इन्वेजन का मतलब हुआ कि जो इसने आक्रमण किया, वो आक्रमण किस जगह पर किया था? पुरु पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, पुरु का उस समय जो शासक था उस टाइम पर, तो वो पोरस था। और झेलम नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ दोनों के बीच में, अलेक्जेंडर के बीच में भी और किसके बीच में, आपका जो दूसरा शासक था इधर, पोरस, के बीच में। तो जो ये वितास्ता नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम था हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध। पेपर में आपसे सवाल यही पूछेंगे कि कौन सा युद्ध था? हाइडेस्पीज का युद्ध। और हाइडेस्पीज का युद्ध जो हुआ था वो 326 BC में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि ये समय ठीक वही है जब महाजनपदों का समय खत्म होने वाला था, क्योंकि आप जानते हो कि महाजनपद 600 से लेकर के 325 ईसा पूर्व के बीच में सिचुएट कर रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो उसी टाइम पर इसने जो है यहाँ पर आक्रमण किया।
फिर क्या हुआ कि इसने पुरु को हरा दिया इस युद्ध में। फाइट स्पीच में की अगर हम बात करते हैं तो पोरस जो था ये हार चुका था इसमें युद्ध में, ठीक है ना। तो लेकिन ये काफ़ी ब्रेवरी के साथ में लड़ा था, बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ा था। इसीलिए जो है इस सिकंदर ने इसका जो राज्य पुरु था उसको वापस कर दिया और उसको गद्दी पर, उसके सिंहासन पर वापस जो थ्रोन पर रेस्टोर कर दिया था। सिकंदर ने किसको? पोरस को, उसकी ब्रेवरी से इन्फ्लुएंस होकर के, उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर के, ठीक है। उसके बाद में जो ये सिकंदर था इसने आक्रमण करने का सोचा कहाँ पर? मगध पर। मगध पर, जो ये मगध साम्राज्य है जहाँ की राजधानी आप सभी जानते होंगे पाटलिपुत्र यहाँ की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र पर इसने आक्रमण करने का सोचा। पाटलिपुत्र आप जानते हो कि कौन सी नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे पर है, गैंगेस रिवर जो है। जब ये यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने का इसने प्रयास किया तो इसने देखा कि धनानंद के पास में तो बहुत बड़ी सेना है। मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में कि 20,000 के आसपास में कैवेलरी थी उसके पास। कैवेलरी मतलब है कि घोड़सवार सेना। धनानंद के पास में हाथियों की भी सेना थी। धनानंद के पास में इन्फेंट्री पैदल सेना भी थी। उसके पास में कैरियट्स भी थे, यानी कि बहुत सारे जो है जो ये रथ वाली सेना होती है वो भी थी। इस समय इसकी स्टैंडिंग आर्मी दुनिया में सबसे बड़ी आर्मीज़ में से एक थी। यही वजह है कि धनानंद की इस सेना से घबरा करके इस सिकंदर ने उस पर आक्रमण नहीं किया। और फिर इसने क्या काम किया कि ये वापस जो है वहाँ से लौट गया, यानी कि सिकंदर वापस चला गया बिना मगध पर आक्रमण किए। उसने मगध पर कोई भी इन्वेजन नहीं किया था। उसने भारत में केवल किस पर को इन्वेड किया, किस पर आक्रमण किया? केवल पुरु पर, जहाँ का शासक पोरस था। और पोरस में जिस जगह ये युद्ध हुआ वो झेलम नदी थी, जिसको वितास्ता भी कहते हैं। युद्ध का नाम हाइडेस्पीज था। 326 BC यानी कि ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। तो जब ये वापस अपने अभियान से वापस जाने लगा था तो 323 BC के आसपास में, यानी कि 323 ईसा पूर्व के आसपास में एक जगह पड़ती है बेबीलोन। तो बेबीलोन में जो ये बेबीलोन जगह है ये आप इसी साइड में देखोगे कि इधर पड़ती है आपके यूरोपियन जो साइड में। तो बेबीलोन में जो है इसकी डेथ हो गई थी। कुछ लोगों का, इतिहासकारों का ये मानना है कि इसको जानबूझ करके मार दिया गया था। इसी के ही सेनापति, इसी का ही जो कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसके द्वारा इसको मार दिया गया था। लेकिन जो भी बातें रही हैं पुरानी, हमें इस बात से ज़्यादा जो है मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि मृत्यु किस जगह पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और बेबीलोन में मृत्यु होने के बाद में इस ग्रीस का जो शासक बना बाद में जा करके, उस व्यक्ति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। मैं यहाँ पर ले देता हूँ, देखो थोड़ा सा ये जगह बची हुई है। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर वही व्यक्ति था, सेल्यूकस निकेटर वही व्यक्ति था कि जिसका युद्ध बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में होगा, जो धनानंद के बाद में क्या बनेगा? यहाँ का मगध का राजा बनेगा, सम्राट बनेगा यहाँ का। और फिर उस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही यहाँ पर मौर्य वंश की शुरुआत हो जाएगी। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी होगी और इनमें आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाएगा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, इसका जो इन्वेजन हुआ, इसका जो आक्रमण हुआ, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े भारत पर, इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पड़े थे भारत पर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए जाते हैं। जब ये भारत में आया तो जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि अलेक्जेंडर रहने वाला कहाँ का था? ये ग्रीस का रहने वाला था, ठीक है ना, यानी कि यूनान का रहने वाला था। और इसने आक्रमण कहाँ पर किया? भारत में किया। तो जब भी कोई दूसरा शासक किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उस देश के शासक की जिसने आक्रमण किया हो वो अपने कल्चर को भी वहाँ पर लेकर के चला जाता है। भाई जब वहाँ पर ये आक्रमण होगा तो उसके सेना के लोग वहाँ पर कुछ रुकेंगे भी, वहाँ पर हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स बनाएं, कुछ भवन बनाएं, कुछ और चीज़ें वहाँ पर स्कल्पचर टाइप के कुछ मूर्तियाँ बना सकते हैं, या कुछ भी इस तरीके की कोई चीज़ें ऐसी छोड़ करके जाएंगे वहाँ पर कि ताकि जो है बाद के जो इतिहासकार होते हैं वो उस बात का आइडिया लगा सके कि कभी यहाँ पर कोई आया था। तो ऐसे ही इफ़ेक्ट क्या पड़ा? सबसे पहले एक चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं गांधार स्कल्पचर आर्ट। इसको आप बोल सकते हो कि गांधार मूर्ति शैली का भारत में विकास हुआ, ठीक है ना। गांधार मूर्ति शैली का भारत में विकास हुआ। आप साथ साथ में थोड़ा इसको एक्सटेंड करके लिखते रहना कि गांधार मूर्ति शैली का विकास भारत में कब से हुआ? जब सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कब किया था आक्रमण? आपको पता ही होगा 326 BC में, यानी कि 326 BC के आसपास की ये जो है बातें हो रही हैं, ठीक है ना। अब फिर हम बातें करते हैं इसके अलावा दूसरा क्या वो पड़ा था। अब ये चलो पहले इसी को अच्छे से समझते हैं कि गांधार शैली जो थी इसको हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे हो सकती थी। जैसे प्रीवियस टाइम्स में, उस टाइम अगर हम जाए तो प्राचीन समय में आप लोग देखोगे
कि जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आप जानते हो कि लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और नेपाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों के बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, जो उनके हेयर है बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बाल बिल्कुल सीधे होंगे। लेकिन इस शैली में जो बाद के शासकों ने, जिसमें एक प्रसिद्ध नाम था आपने सुना होगा, कुजुल कड़फिसेस के बाद भीम कड़फिसेस, फिर कनिष्क आया। तो कनिष्क के समय में, कनिष्क एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उसने बहुत सारे जो है बुद्ध की स्कल्पचर्स, बहुत सारी मूर्तियाँ बनवाई गौतम बुद्ध की। और उस मूर्ति शैली जो थी वो गांधार मूर्ति शैली थी, जिसमें क्या किया गया कि जिसमें गौतम बुद्ध के बालों को थोड़ा सा कर्ली टाइप के, यानी कि थोड़ा घुंघराले बनाया गया। ठीक है, तो ये जबकि उनका वास्तविक रूप ऐसा नहीं था, तो ये गौतम बुद्ध के ऊपर जो है क्या दिखाई पड़ा, एक प्रभाव दिखाई पड़ा ग्रीस का, यानी कि यूनान का एक प्रभाव वहाँ पर जो है दिखाई दिया। इसीलिए इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। साथ साथ में क्या कहा जाता है इसको, इंडो ग्रीक शैली। ठीक है ना, इंडो ग्रीक स्कल्पचर आर्ट, यानी कि हिंद यवन मूर्ति कला शैली या हिंद यवन मूर्ति कला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो एक ये इम्पोर्टेंट जो है एक इस पर प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, मैं यहीं पर कहीं पर कोने में लिख देता हूँ कि जो यूरोप था पहले, क्योंकि आप जानते हो सभी किसी भी कि जो ग्रीस था कौन से महाद्वीप में सिचुएट करता था, यूरोप में। तो यूरोप की एक कम्युनिकेशन जो था वो इंडिया के साथ में बढ़ गया, यानी कि पहले यूरोप के लोग इंडिया को नहीं जानते थे, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के बाद में लोगों को जो है इंडिया के बारे में पता चला, जिसके बीच में दोनों के बीच क्या आ गई, नज़दीकी आ गई, दोनों के बीच में प्रॉक्सिमिटीज़ आ गई। और उसकी वजह से इन दोनों के मध्य ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार और वाणिज्य दोनों क्या हो गए, दोनों काफ़ी बढ़ गए। और बाद के शासकों में आप लोग देखोगे कि यूरोप के साथ में बहुत सारा व्यापार चला। इसी जो है आपके माध्यम से, ग्रीस के माध्यम से ही आप देखोगे कि रोमन साम्राज्य था प्राचीन समय में। उस रोमन साम्राज्य में भी बहुत सारे क्या हुए, बहुत सारे व्यापार वाणिज्य जो हुआ, जो भारत के और रोमन साम्राज्य के बीच के जो शासक थे उनके मध्य होगा। तो कहीं ना कहीं सिकंदर ने क्या काम किया कि इसके आक्रमण के पश्चात कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो कुछ चीज़ें बुरी हुई। बुरा ये हुआ कि उसने हम पर आक्रमण किया, अच्छा ये हुआ कि हमारे देश में दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे लोगों की संस्कृति का भी क्या हो गया, एक मेल जोल हो गया, जिसकी वजह से गांधार शैली का जो है की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना कि आपसे पेपर में सवाल पूछेगा कि गांधार शैली भारत में कब आई, तो ये सिकंदर के आक्रमण के बाद आई। लेकिन इसका जो हाईली डेवलपमेंट देखा जाएगा, जो बहुत बड़े स्तर पर विकास देखा जाएगा, तो विकास देखा जाएगा कनिष्क के समय पर। कनिष्क एक जो है एक शासक था, हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, कुषाण शासक था ये। तो ये कौन थे हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, किसके साथ किया, कहाँ किया, युद्ध का नाम क्या था, कब किया, कहाँ उसकी मृत्यु हुई, उसके आने से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या नहीं पड़ा, वो सारी बातें आपने यहाँ से समझ ली है। अगर आप लोगों को प्राचीन भारत का यानी कि एंशिएंट इंडिया का अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो कि सिलेबस हमने डिस्कस किया था क्लास में अपनी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत तो लिथिक एज से हुई थी। लिथिक का मतलब है पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद में हम लोगों ने फिर वैदिक पीरियड पढ़ा था, वैदिक काल, जिसमें दो पीरियड थे, एक तो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक पीरियड, और दूसरा कौन सा था, लेटर वैदिक पीरियड, या जिसको पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहा जा सकता है, उत्तर वैदिक काल। इनकी हमने टाइम लाइन्स भी देखी थी। उसके बाद में हमने 16 जो महाजनपद थे, महाजनपद, उनके बारे में हमने पिछले वाले रिसेंट वीडियो बनाई है। साथ साथ में राइज ऑफ मगधा, मगध कैसे कैसे जो है बना, मगध का जो उत्थान कैसे हुआ, उसके बारे में हमने जो डिस्कस किया था। और अभी फ़िलहाल हम वापस आ गए थे कहाँ पर कि अलेक्जेंडर कौन था, और अलेक्जेंडर जो था, जो भी था ये, इसने भारत पर शासक क्यों किया था, भारत पर जो है आक्रमण क्यों किया था, वो चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली है। अब हम वापस इसको यहाँ पर हमने डिस्कस इसलिए किया है कि ताकि आपको एक छोटा सा ना एक बात समझ आपकी आ सके कि इतिहास में कंटेम्प्रेरी एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप लोग सारी चीज़ों को एक साथ में नहीं देख सकते हो। इतिहास को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, बाद में जा कर के उन अलग अलग जो घटनाएं घट रही थी उनको आप एक जगह जोड़ करके इंटरलिंक करके देखते हो कि क्या होता है। अगर आपके याद आ रहा हो तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ गया था उस समय आ गया था यजना। यजना का मतलब यज्ञ। यज्ञ जो थे, यजुर्वेद भी स्पेसिफिकली इसी के लिए लिखा गया था। आप जानते होंगे कि यजुर्वेद में बहुत सारे यज्ञों की भी चर्चा की गई है, राजसूय यज्ञ से लेकर के अग्निष्टोम यज्ञ, आपने अश्वमेघ यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, बहुत सारे जो हमने वहाँ पर यज्ञों के बारे में जिक्र किया था पहले। तो यज्ञ बहुत बढ़ चुके थे।
उसके अलावा लोगों में आप देखोगे कि एक प्रकार से रिचुअल्स बहुत सारे हो चुके थे। रिचुअल्स को आप लोग समझ सकते हो तरीके से कि कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, ठीक है। फिर आपको एक बात और पता होगा कि जो 4 वर्णा सिस्टम था, 4 वर्णा सिस्टम मतलब जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि वर्ण व्यवस्था, उसको वर्णा सिस्टम कह देंगे फिलहाल यहाँ पर, वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम इसको हम जनरली बोल देंगे। जो ये वर्णा सिस्टम था ये अब कास्ट बेस्ड हो चुका था। कास्ट बेस्ड का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ से जातियों का उत्थान होना शुरू हो गया था, यानी कि ये जो था जो अब जन्म आधारित हो गया था एक प्रकार से, कि जिस भी आपने कास्ट में, कैटेगरी में, वर्ण में आपने जन्म लिया है वहाँ से ही आपको माना जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, यानी कि अब जो भी व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो भले ही वह जो है पढ़ने लिखने में विद्वान ना भी हो तो भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। और इसी प्रकार से दूसरे वर्गों के साथ में भी हुआ। तो आप जनरली यहाँ पर एक बात नोटिस कर सकते हो कि अब जो है पहले की तरह ऋग्वेद दिक जो काल था उसकी तरह अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी जटिल हो गई थी, ठीक है ना। जिसकी वजह से कुछ समुदाय बहुत नाराज हुए, जिसमें 2 समुदाय का पर्टिकुलर नाम आएगा। एक को आप जानते होंगे वैश्य समुदाय, आप इसको जानते होंगे, ठीक है ना। दूसरा जो समुदाय था शूद्रा, तो जो शूद्र समुदाय था, शूद्र जो वर्ण थे, तो ये 2 वर्ण जो थे चतुर्वर्ण व्यवस्था में, इनको बड़ी नाराज़गी हुई इस बात से कि भाई आपने जो है वर्ण व्यवस्था को कर दिया है कर्म आधारित की जगह जन्म आधारित उसको कर दिया गया है, कि अब किसी व्यक्ति को उसको वर्क से नहीं उसके जो है कास्ट से पहचाना जाएगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इस व्यवस्था से नाराज़ हो जाएंगे। फिर आप वर्ण व्यवस्था में एक चीज़ और भी देखोगे यहाँ पर कि एक समुदाय था जिसको बोलते हैं आप लोग क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो समुदाय था, क्षत्रिय समुदाय का ये मानना था कि जो ब्राह्मण समुदाय है या ब्राह्मण जो वर्ण है वो ऊपर ही क्यों है, सबसे ऊपर, चूँकि अधिकांश जो किंग्स थे, जो राजा थे, राजपाट जो था, वो अधिकांश किसके हाथों में था, क्षत्रिय वर्ण के हाथ में था। तो क्षत्रिय वर्ण ने इस बात को कहा कि जब प्रजा को संचालित करने का कार्य मेरा है तो जाहिर सी बात है वर्ण व्यवस्था में मेरा स्थान भी क्या होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो धर्म चला आ रहा था प्राचीन समय में वैदिक काल से लेकर के, जिसको हम लोग जनरली ब्राह्मण धर्म के नाम से जानते हैं, तो जो ये ब्राह्मण धर्म था, रिलीजन था एक प्रकार से, इस ब्राह्मण धर्म में कुछ लोगों का मानना ये था कि इसमें अब सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। सुधार की आवश्यकता के कुछ और भी कारण थे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर रिचुअल्स बताया, कर्मकांड। कर्मकांड किस प्रकार के हो सकते हैं, जानबूझ करके किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पशु की बलि वगैरह दे देना। तो बलि प्रथा जो थी वो भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत सारे जो मवेशी थे, बहुत सारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, उनकी बलि दी जा रही थी, उनको स्लॉटर किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो कृषि करने में भी बड़ी समस्या हो रही थी वैश्य वर्ग को, क्योंकि कृषि के लिए ये इस्तेमाल करते थे कि इनका पशुओं का, और उन पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं यज्ञों के भी विरोध में थे। शूद्रा अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी था। इसका मानना ये था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा ही क्यों करनी है, मैं श्रमिक ही क्यों रहूँ, मुझे भी जो है मेरे कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ मुझे सम्मान मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें थी ऐसा यहाँ पर। आपको मैंने साथ ही साथ में एक चीज़ और भी बताई थी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो महिलाओं की स्थिति थी, जो नारी थी, फीमेल जो वुमेन कैटेगरी थी, उसकी स्थिति में भी डाउनफॉल हुआ, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हुई। उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पोलीगैमी, बहु विवाह, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिन्होंने महिलाओं को सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वीक कर दिया था। यही वजह थी कि महिलाएं हों, वैश्य हों, शूद्र हो, ये तो इस धर्म में सुधार चाह ही रहे थे। साथ साथ में क्षत्रिय समुदाय सुधार इसलिए चाहता था क्योंकि उसको पहली पोजीशन चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे के पूरे ब्राह्मण धर्म में एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक प्रकार से समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और फिर इन समस्याओं के निपटारे के लिए रिलीजियस मूवमेंट्स चलेंगे, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन चलेंगे। और धर्म सुधार आंदोलन के केंद्र में होगा क्या, एक तो आपका जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनकी स्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो उसके केंद्र में होगा एक तो अहिंसा की बात करेगा वो, ठीक है ना, नॉन वायलेंस की बात करेगा वो, सत्य की, ट्रुथ की बात करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे। और इसी ही आधार पर 2 प्रसिद्ध धर्म भारत में जो है उनका उद्भव होगा, एक बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, और दूसरा जैन धर्म। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि भारत में जो रिलीजियस रिफॉर्म था उस समय में, रिलीजियस रिफॉर्म इसको कह सकते हो, रिफॉर्म मूवमेंट या धर्म सुधार आंदोलन इसको कह सकते हैं हम लोग, क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस थी, जिनमें से मैं आपको बता सकता हूँ, दोबारा फिर से मैं यहाँ पर बताऊँगा ताकि आप नोट कर सको। एक तो वैश्य समुदाय या हो शूद्र समुदाय। देखो भाई बच्चों,
कुछ बच्चे मुझे, अगर मैं अंग्रेजी में सारा लिख दूँ तो समस्या, हिंदी में सारा लिख दूँ तो समस्या। थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान दिया करो, थोड़ा सा बोर्ड पर भी ध्यान दिया करो। आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीडियम वाले बच्चे को कोई समस्या होगी यहाँ पर। तो वापस आते हैं, समझते हैं। वैश्य और शूद्र की जो स्थिति थी वो क्या थी भाई, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं की जो स्थिति थी, इनकी जो कंडीशन थी वीमेन की, उसमें भी डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत निम्न हो गई थी। इसके अलावा क्षत्रिय जो समुदाय था, क्षत्रिय समुदाय को क्या चाहिए था, उसको भी सुपीरियरिटी चाहिए थी, उसको वर्ण में जो है प्रथम स्थान चाह रहा था, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये होगी। उसके अलावा आप लोग देखोगे कि कर्मकांड में बलि प्रथा का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसकी वजह से अन्य समस्याएं आ रही थी, यानी कि हिंसा का स्वरूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आप लोग देखोगे कि बाद में आकर के फिर यही जो धर्म, नए धर्म आएंगे, वो सीधा बात करेंगे कि वो हिंसा की बात ना करके वो अहिंसा की बात करेंगे, वायलेंस की बात ना करके नॉन वायलेंस की बात करेंगे। ये कुछ प्रमुख कारण तो थे ही थे। साथ में एक कारण हम ये समझ सकते हैं कि इस समय तक आते आते जो एग्रीकल्चर सरप्लस है, कृषि अधिशेष उसको हम हिंदी में कहते हैं भाई, वो ठीक ठाक हो गया था। इसको हम सरप्लस कह देंगे भाई, सरप्लस। तो कृषि अधिशेष की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और आप जानते हो कि कृषि कार्य से जुड़ा हुआ जो समुदाय था वो वैश्य समुदाय था, और वैश्य के साथ साथ में शूद्र भी जो है कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर आप पर्टिकुलर देखोगे कि जो वैश्य की स्थिति थी वो बेशक जो है, यहाँ पर जो ये स्थिति है वो सामाजिक थी, सोशल जो उसकी कंडीशन थी वो भले ही उसकी कमज़ोर हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति जो थी, वैश्य समुदाय की आर्थिक जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इसीलिए इसने ब्राह्मण धर्म के विपरीत, उसके अगेंस्ट जा कर के नए धर्म जो थे, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म, साथ ही साथ में आपका जो दूसरा जैन धर्म था, इन दोनों को काफ़ी प्रमोट करने का प्रयास भी किया। तो प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो तो फिलहाल और भी आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक तो जो बुद्धिस्ट जो कल्चर था, जो एक प्रकार से बौद्ध संस्कृति थी, इसमें आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे कि बुद्ध धर्म का उत्थान कैसे हुआ, गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, क्या क्या काम किए, जितनी भी चीज़ें थी गौतम बुद्ध के बारे में सारी यहाँ से जानेंगे। इसके लिए मैं आपके एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि मैं इसी में ही मर्ज कर दूँ साथ साथ में कौन सा जो है धर्म को, जो जैन रिलीजन था, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम जो यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ में और भी बहुत सारे थे, जैसे आप लोग देखोगे, आपने नाम सुना होगा बहुत सारे संप्रदायों का उस समय, आजीवक का आपने स्पेसिफिकली नाम सुना होगा। तो आजीविका के बारे में भी थोड़ा सा मैं जो है इस संप्रदाय के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आपको करूँगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आगामी अपनी वीडियो में क्या तो तीनों को एक ही वीडियो में प्रेजेंट कर दूँ, या हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूँ, या इन दोनों के लिए फिर सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इन दोनों की कंपैरिजन में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।